सुनीता मोहनपुर की रहने वाली एक महिला थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम पवन था। सुनीता का इस दुनिया में पवन के अलावा और कोई नहीं था। पवन को उसने बड़ी मुसीबत से पाला था। उसके लिए सुनीता को मजदूरी भी करनी पड़ी थी। अब पवन 18 साल का हो गया था। पवन अपनी माँ से कहता है, माँ, अब मैं काम किया करूँगा और तुझे कोई भी काम नहीं करने दूंगा। सुनीता के मायके में उसके भाई रमेश की लड़की की शादी थी। लक्ष्मी, बात सुनो। देखो, एक समस्या हो गई है। क्या हो गया है? सब कुछ तो इंतजाम हो गया है, अब भी कोई समस्या बाकी रह गई है क्या? नहीं, वो बात नहीं है। असल में हमारे यहाँ बर्तन धोने के लिए जिस मेहरी को हमने कहा था ना, वो कोरोना की वजह से नहीं आएगी। उसने मना कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे? एक तरकीब है, क्यों ना हम सुनीता जीजी को बुला ले। क्या बकवास कर रही हो? इतने मेहमानों के बीच में हमारी बेइज्जती नहीं होगी क्या? वो इतनी गरीब है, उन्हें अपना रिश्तेदार बताते हुए भी हमें शर्म आती है। अरे, थोड़ा चालाकी से काम लेंगे। हम सबको यह बताएंगे ही क्यों कि ये हमारी दीदी है। मेहमान पूछेंगे तो कह देंगे कि हम इज्जत से मेहरी को भी दीदी बोलते हैं। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कहती हो। शादी में उन्होंने सुनीता को बुलाया तो सुनीता बहुत खुश हो गई। पवन और सुनीता वहां गए। सुनीता ने खूब जी भर कर काम किया। उसे उन लोगों की चालाकी के बारे में पता नहीं था। चलते समय रमेश ने सुनीता और पवन के लिए कपड़े दे दिए, जिससे पवन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। घर आकर पवन चारपाई पर लेट गया। सवेरा हुआ तो वह अपनी माँ से बोला, माँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। सुनीता रमेश के घर से लड्डू और मिठाई लाई थी। वह लेकर पवन के पास गई और बोली, बेटा उठो, ये लड्डू खा लो। तुमने तो कल से कुछ खाया भी नहीं है। नहीं माँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा है। मुझे खांसी भी आ रही है माँ, और मेरी सांस रुक रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरा दम घुट रहा है माँ। आओ माँ, तुम मेरे पास बैठ जाओ माँ। सुनीता अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान, मेरे बेटे को ठीक कर दो। इसके सिवा मेरा इस दुनिया में है भी कौन? इसे कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। पवन की हालत खराब होती जा रही थी। सुनीता पवन को जगा रही थी। उठो बेटा, उठो, आंखें खोलो। ये तुम्हें क्या होता जा रहा है? हे भगवान, मैं किससे मदद मांगू? उसने अपने मन ही मन में कहा, अभी मैं अपने मायके गई थी तो मैंने वहां जी तोड़कर काम किया था। तो क्या वे लोग मेरी मदद नहीं करेंगे? रमेश भैया को फोन करती हूँ। हाँ, हेलो भैया, पवन की बहुत तबीयत खराब हो गई है, यहाँ चले आओ। उसे अस्पताल में भर्ती करवा दो भैया। तुम्हारे भैया इस समय खाली नहीं है। शादी ब्याह का घर था, 20 काम है, हम लोग अभी नहीं आ सकते। वह पड़ोस में रहने वाले बिरजू के पास गई। वह ई रिक्शा चलाता था। सुनीता उससे गिड़गिड़ा कर बोली, भैया, पवन की तबीयत बहुत खराब है, उसे अस्पताल में चलकर भर्ती करवा दो। तुम्हारे रिक्शे के पैसे मैं लौट कर दे दूंगी, चाहे घर ही क्यों ना बेचना पड़े। और थोड़ी दवा के लिए भी रुपए उधार दे दो भैया। बिरजू पसीज गया और उसने अपना ई रिक्शा निकाला। उसने पवन को उठाया और ई रिक्शा में उसको लिटा दिया। सुनीता ने उसे अपनी गोद में सहारा देकर संभाल लिया था। बिरजू बहुत जल्दी रिक्शा लेकर अस्पताल पहुंचा। सुनीता दौड़ती हुई डॉक्टर के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब, जल्दी से मेरे बेटे को देख लीजिए। उसकी तबीयत बहुत खराब है। देखिए, इसकी हालत बहुत खराब है। इसके लिए फौरन ऑक्सीजन का इंतजाम करो। ऑक्सीजन? वह कहाँ मिलेगी? सिलेंडर मंगवाना होगा तुम्हें।
उसके लिए 25,000 रुपए अभी जमा करने होंगे। उसने बिरजू की ओर देखा। बहन, मेरे पास भी 1,000 रुपए ही थे जो मैं ले आया था। अब सुनीता बहुत जोर जोर से रोने लगी। वह बिरजू से बोली, भैया जल्दी से रिक्शा लेकर जाओ और सरपंच जी से कहो कि वे मेरा घर ले ले और 25,000 रुपए तुरंत मेरे बेटे के लिए दे दे। जल्दी जाओ भैया। बिरजू रिक्शा लेकर ताबड़तोड़ दौड़ता हुआ सरपंच के यहाँ पहुंचा और उसको पूरी बात बताई। सरपंच ने 25,000 रुपए दे दिए। बिरजू फिर से रिक्शा लेकर वापस अस्पताल में आया और रुपए जमा करके सिलेंडर लेकर आया। डॉक्टर पवन को देखने आया। दूर से ही उसको देखकर बोला, ये तो मर चुका है, तुमने इंतजाम करने में देर कर दी। सुनीता रोने लगी। अब वह सिलेंडर का क्या करती। उसने देखा उसी की तरह एक और माँ अपने बेटे को लेकर आई थी। वह रो रही थी कि उसके पास सिलेंडर नहीं था। उसका बेटा मरने की कगार पर था। सुनीता ने सिलेंडर उसे दे दिया और बोली, बहन, ये सिलेंडर तुम अपने बेटे को दे दो। ये मेरे किसी काम का नहीं रहा। मेरा बेटा तो मुझे छोड़कर चला गया। उस लड़के को ऑक्सीजन लगा दी गई और उसकी तबीयत सुधरने लगी। इस तरह सुनीता अपने बेटे को तो नहीं बचा पाई, पर उसने दूसरे के बेटे को बचा लिया। सुनीता मृत पवन को लेकर रिक्शे में बैठी। बिरजू रिक्शे में पवन को लेकर गांव में आया। उसे देखते ही सब लोगों ने अपने घर के किवाड़ बंद कर लिए। गांव के सब लोग कहने लगे, इसे यहाँ से ले जाओ, शमशान में ले जाओ, नहीं तो यहाँ सबको कोरोना हो जाएगा। हाँ, ले जाओ इसे। भैया बिरजू, यहाँ लोगों की इंसानियत नहीं रह गई है। चलो शमशान की तरफ रिक्शे को ले चलो। बिरजू शमशान में रिक्शे को ले गया। अभी दोपहर ही हुई थी। वहां चारों तरफ पीपल और बरगद के पेड़ थे। पीपल के पेड़ के नीचे पवन को लिटाकर बिरजू भी चला गया। सुनीता बोली, हे भगवान, अब तो मुझे भी उठा ले। मेरा भी अब कोई नहीं है। ये मेरे सच्चे दिल की पुकार है। उठा ले मुझे भगवान, उठा ले। ऐसा कहते कहते सुनीता बेहोश होकर वहीं गिर गई। शाम हो चुकी थी। सुनीता को होश आया। वह चौंक कर उठ बैठी। उसने जो देखा उससे उसकी आंखें आश्चर्य से फैली रह गईं। वह जोर से चिल्लाई, हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे बेटे की सांसें चल रही हैं। उसने देखा पास ही एक महात्मा खड़े हुए थे और मुस्कुरा रहे थे। बेटी, मैं कोरोना से बीमार लोगों के लिए ये दवाइयां देता हूँ। तुम बेहोश पड़ी थी तो मैंने देखा कि तुम्हारे बेटे की नब्ज चल रही थी। शायद डॉक्टरों ने इसे हाथ लगाकर नहीं देखा था। ओह, क्या ये सच है? मैं सपना तो नहीं देख रही। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, आसपास के सभी पेड़ों की भरपूर ऑक्सीजन इसे मिली है। मैंने इसे थोड़े होश में देखकर ये दवा भी पिलाई है। इसका चमत्कारिक असर हुआ है। थोड़ी ही देर में पवन ने आंखें खोल दी और वो उठकर बैठ गया। महात्मा पवन को उसके घर लेकर आए। वे उसे रोज दवा और काढ़ा देते रहे। पवन बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद सरपंच सुनीता के पास आया और बोला, सुनीता बहन, कोरोना के समय तुमने इंसानियत की मिसाल कायम की है। मैंने 25,000 रुपए तुम्हारे मकान गिरवी रखकर तुम्हें दिए थे और तुमने वो 25,000 रुपए का सिलेंडर जिसे दिया वो मेरा भांजा था। तुमने उसकी जान बचाई है। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। आज कोरोना के समय हमें ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जैसे तुम और ये महात्मा जी। मैं तुम्हारे रुपए माफ़ करता हूँ और इसके साथ ही
तुम्हारे बेटे पवन को भी अपने यहाँ नौकरी देता हूँ। इस तरह से सुनीता ने अपनी हिम्मत से कोरोना वायरस को मात दी और अपने बेटे को बचा लिया। तराई में टनकपुर से 20 किलोमीटर दूर एक गांव रंगापुरम है। यह मैदानी और पहाड़ी का मिला जुला इलाका है। वहां सरोज और विजय कुमार नाम के दंपत्ति रहते थे। वे बहुत गरीब थे। उनकी शादी के कई साल बीत गए थे, पर उन्हें संतान नहीं हुई। फिर 15 वर्षों के बाद उनके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ तो वे बहुत खुश हुए। लेकिन बहुत गरीब होने के कारण वे अपनी खुशी भी जाहिर नहीं कर सकते थे। सरोज, मेरे मन में आता है कि मैं पूरे गांव की दावत करूं। मेरे मन में इतनी खुशी है, लेकिन क्या करूं? हमारे पास पैसा नहीं है। कोई बात नहीं, ये सही सलामत रहे तो खुशी और दावत तो होती ही रहेगी। गांव में सब ने उनका निरादर किया। उनके यहाँ बेटे का जन्म हुआ, फिर भी वह कुछ खर्च नहीं कर पाए। बालक रुद्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसका सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। वह पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन विजय कुमार बीमार हो गए और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। सरोज बहुत दुखी हुई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कोई गुजर बसर के लिए रास्ता नहीं दिखाई देता है। कैसे अपने बेटे को पालूं? मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूं। सिवाय मजदूरी के मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। सरोज गांव वालों के यहाँ मजदूरी करने लगी और इसके कारण वह अपने बेटे का ध्यान भी नहीं रख पाती थी। रुद्र जब पढ़ने जाता तो शाम को रखा हुआ बासी खाना खाकर चला जाता। कभी कभी उसको वह भी नहीं मिलता था। सब लोग उसको नीची निगाह से देखते थे। एक दिन उसके गांव से फौजी लोगों का काफिला निकला। सब उन्हें सैल्यूट कर रहे थे। इससे रुद्र बहुत प्रभावित हुआ। वह अपने दोस्त से बोला, मुझे नहीं पता था कि फौजी लोगों की इतनी इज्जत होती है। अब तो मैं भी आर्मी में ही जाऊंगा। यह सुनकर उसके दोस्त ने उसकी हंसी उड़ाई और बोला, ये मुंह और मसूर की दाल, अपनी औकात देखी है? जा, तू तलैया में मुंह धोकर आ। तू कैसे आर्मी में जा सकता है? इस बात को रुद्र ने अपनी जिद बना ली। 10वीं क्लास में जब उसने जिले में टॉप किया तो वो रिजल्ट लेकर अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ देखो मेरा रिजल्ट, मैं जिले में टॉप पोजीशन पर आया हूँ। सरोज की तो आंखों में खुशी के आंसू भर आए। माँ, मैं आर्मी में जाऊंगा, मैंने फैसला कर लिया है। बेटा, मैं अकेली रह जाऊंगी, फिर मेरा कौन सहारा बनेगा? माँ, जैसे तू मेरी माँ है, वैसे ही भारत माता भी हम सब की माँ है। मैं तो किसी काम का नहीं था, लेकिन तूने मुझे इस लायक बना दिया है कि मैं पूरे देश की सेवा करूं और सब मेरा सम्मान करें। मैं तुझे कभी दुखी नहीं होने दूंगा। अब वह अभी से आर्मी की तैयारी करने लगा, लेकिन उसके सामने अभी भी परेशानियां थीं। उसने उदास होकर अपनी माँ से बोला, माँ, मेरे पास जूते नहीं हैं। मैं रोज दौड़ने जाता हूँ तो मेरे पैरों में चोट लग जाती है, कंकड़ चुभ जाते हैं। यह बात सुनकर सरोज की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, बेटा, मेरी किस्मत ही ऐसी है कि मैं पूरी मेहनत करती हूँ, तब भी तेरी जरूरतें पूरी नहीं कर पाती। रुद्र को दौड़ने के लिए जूते भी नहीं मिल पाए। वह नंगे पैरों ही दौड़कर अभ्यास करता था। उसके साथी उसका मजाक उड़ाते और आपस में कहते, अबे देख, ये तो पागल हो गया है। अपने आप को जाने कितना 30 मार खान समझता है। 12वीं पास करने के बाद भर्ती आई तो उसने भी अपना फॉर्म भर दिया। उसका रिटन टेस्ट हुआ जिसमें वह पास हो गया। दौड़ में तो उसने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए और वह आर्मी में सिलेक्ट हो गया। जिस दिन उसे यह खबर मिली, वह मिठाई का डिब्बा लेकर आया और खुशी के मारे अपनी माँ से बोला, माँ, आज मैंने जिंदगी की बहुत बड़ी परीक्षा पास कर ली। मेरा सिलेक्शन हो गया है। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। अब तो पूरे गांव के लोग उसे बधाई देने आने लगे।
सरोज बोली, तूने आज माहौल बदल दिया। यही लोग हमें पूछते नहीं थे, आज हमें बधाई देने आते हैं। हाँ माँ, तू सच कहती है। थोड़े दिनों के बाद रुद्र अपनी ट्रेनिंग पर चला गया। वहां से उसे जब छुट्टी मिली तब वो अपने घर आया। रात को घर में सोते समय अचानक आधी रात को उसकी नींद खुली। बड़ी भयानक आवाजें आ रही थी। वह उठा और सरोज को झकझोर कर बोला, माँ उठो, सुनो, ये आवाज कैसी आ रही है? सरोज हड़बड़ा कर उठी और बोली, अरे मुझे तो लगता है जैसे तूफान आ रहा है। रुद्र ने खिड़की खोली तो वह चौंक उठा। अरे माँ देखो तो, भयानक तूफान आ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे बादल फटा है। फिर पूरी रात मूसलाधार बारिश हुई और जब सवेरा हुआ तो भयानक नजारा था। तेजी से पानी की आती हुई धारा तूफानी रूप लिए हुए थी और वह अपने आप रास्ते में पड़ने वाले खोखे, घर आदि सबको बहाती ले जा रही थी। यह देखकर आसपास के लोग घबराए हुए थे और एक दूसरे से कह रहे थे, अब क्या होगा? हम लोग यहाँ से बचकर कैसे जाएंगे? अरे हम तो यहीं दफन हो जाएंगे। लेकिन अब इस समय हम कहाँ जा सकते हैं? गांव के सभी लोग एक सुरक्षित जगह आकर इकट्ठे हो गए थे। अचानक ही वे लोग जहां पर खड़े थे वहां पास की चट्टान खिसकी और वहां पर एक बड़ी सी दरार हो गई जो धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगी। उसी के साथ गांव के 3 लोग भी लुढ़कते हुए नीचे जाने लगे। गांव के सभी लोग चिल्लाने लगे, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? सोहन, बदलू और चंदन तो गए, अब इन्हें कौन बचाएगा? रुद्र ने वहां खड़ी महिलाओं से कहा, आप लोग घबराइए मत, मुझे 2-3 साड़ियां दे दीजिए। उन लोगों ने साड़ियां निकाल कर दी, जिससे रुद्र ने एक पेड़ से बांधा और उन साड़ियों को पकड़कर नीचे चट्टान की तरफ जाने लगा। वहां से वह संभाल कर उन लोगों को एक एक करके ऊपर ले आया। सबसे अंत में वह बदलू को ऊपर लेकर आया। जैसे ही बदलू ऊपर पहुंचा, चट्टान एकदम से लुढ़कती हुई पलट गई और उसके साथ ही रुद्र भी नीचे चला गया। अरे ये क्या हुआ? रुद्र चट्टान के साथ ही नीचे चला गया है। प्रशासन ने राहत कार्य जोर शोर से शुरू कर दिए थे। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा था, लेकिन बदलू, चंदन और सोहन ने जाने से इनकार कर दिया। मैं रुद्र को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। उसने हमें मौत के मुंह से निकाला है। सभी लोग रो रहे थे। अरे अब वो कहाँ बचा होगा? वो चट्टान तो सीधे नदी में जा चुकी होगी। तभी आवाज आई, चंदन, चंदन, मुझे ऊपर खींच। हैं? ये आवाज तो रुद्र की लगती है। उन लोगों ने झांक कर देखा तो फंसी हुई साड़ियों का सहारा लेकर रुद्र धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ आ रहा था। चट्टान तेजी से लुढ़कती जा रही थी। तभी मुझे एक पेड़ और झाड़ी का सहारा मिल गया। मैंने उसे पकड़ लिया। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, फिर मैंने देखा कि मैं बच गया, तो मैं धीरे धीरे ऊपर आ गया। थोड़े दिनों के बाद फिर से सब कुछ सही हो गया। पूरा गांव अब रुद्र को सिर आंखों पर बिठाए हुए था और चारों तरफ उसके साहसिक कार्य की धूम मच गई थी। अनिल एक 12 साल का लड़का है जो अपनी माँ से बेहद प्यार करता है। उसकी सुबह, उसकी शाम सिर्फ अपने माँ के नाम से ही होती है। उसकी माँ विमला भी उसे बेहद प्यार करती है। विमला घर चलाने के साथ साथ अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूसरों के घरों में भी काम करती है। माँ माँ पुकारता अनिल अपने घर में घुसा। माँ, माँ। हाँ बेटा, मैं इधर हूँ रसोई में। वाह माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो? तेरी मनपसंद खीर पूरी। जल्दी जा, हाथ मुंह धो ले और आ जा। अनिल भागकर हाथ मुंह धोआता है और खाने को बैठ जाता है। तभी विमला का पति वहां आ जाता है। विमला के पति का नाम संतोष है। संतोष एक अड़ियल किस्म का आदमी है। वो सब्जियां बेचा करता है, पर अपनी पूरी कमाई जुए और शराब में उड़ा देता है।
यहाँ तक कि विमला के कमाए पैसे भी वो उससे छीन कर अपने बेकार के कामों में खराब कर देता है। घर आते ही संतोष गुस्से में आवाज लगाता है। विमला, ओ विमला, जी आप बैठिए, मैं खाना लगा रही हूँ। जल्दी खाना लगा, काम पर भी जाना है। विमला खाना ले आती है। वाह माँ, खीर पूरी देखकर मजा ही आ गया। तेरे पास खीर पूरी बनाने के पैसे कहाँ से आए? जी वो अनिल काफी दिनों से कह रहा था, इसलिए बनाई आज। संतोष गुस्से से कहता है। पर पैसे कहाँ से आए? जी वो मालकिन ने दिए थे। तो तूने मुझे वो पैसे क्यों नहीं दिए? जी वो जी वो क्या? यहां मेरी शराब और जुए के पैसे पूरे नहीं पड़ पाते और तू ऐसे ही पैसे उड़ाती फिर रही है। पापा, मैंने कहा था खीर। चुप! जब बड़े बात करते हैं तो बच्चे चुप रहते हैं। और विमला, तुम याद रखना, जैसे ही अगली बार पैसे आए सीधे मुझे देना। जी ठीक है। ये कहकर संतोष और अनिल खाना खाने लगते हैं। तभी अचानक विमला बेहोश हो जाती है। अनिल और संतोष डर जाते हैं। संतोष अनिल को भेजकर डॉक्टर को बुलवाता है। थोड़ी देर में डॉक्टर आता है। देखिए ना डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को क्या हो गया? डॉक्टर विमला को चेक करता है और कहता है। चलो संतोष भाई, आप फटाफट मिठाई खिला दो। संतोष कहता है। अजीब बात करते हैं डॉक्टर, मेरी बीवी बेहोश है और आप मिठाई मांग रहे हैं। अरे भाई, आप बाप बनने वाले हो, विमला गर्भवती है। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और अनिल कहता है। मैं भाई बनने वाला हूँ। हाँ बेटा, हाँ। एक दिन विमला की दोस्त कमला उससे मिलने आती है। बधाई हो विमला, तुम माँ बनने वाली हो। विमला उदास मन से कहती है। शुक्रिया कमला। क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? उदास नहीं हूँ, बस फिक्र है। कैसी फिक्र? अभी 3 लोगों में ही घर चलाना मुश्किल है। एक और सदस्य आएगा तो कैसे काम चलेगा, यही सोच रही हूँ। अच्छा, मुझे तो लगा था संतोष अच्छा कमाता होगा क्योंकि हर रोज ठेली खाली करके ही घर लौटता है। हाँ, पर सारी कमाई शराब में उड़ा देते हैं वो। मेरे पैसे भी लेकर उनका जुआ खेलते हैं, कुछ बचता ही नहीं। ओह, देखो तुम इस परेशानी से कैसे बाहर निकलोगी ये तो मुझे नहीं पता, मगर हाँ, मैं एक बात जानती हूँ कि तुम एक माँ हो और जब एक माँ को उसके बच्चों को पालना होता है ना, तो उससे ताकतवर कोई नहीं होता। ये कहकर कमला वहां से चली जाती है, पर उसकी ये बातें विमला पर काफी असर डालती हैं और वो निश्चय करती है कि अपने बच्चों के लिए अब से वो दोगुनी मेहनत करेगी। और अगले ही दिन से विमला काम करने के लिए और घर ढूंढने लगती है। जिस समय विमला को आराम करना चाहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए था, उस समय पैसे कमाने के लिए विमला ने दोगुनी मेहनत करना शुरू कर दिया, जिससे वो दिन ब दिन कमजोर होती चली गई। घर पर भी वो अपने पति और बेटे का पूरा ध्यान रखती थी। वो सुबह उठती, अनिल को नहलाती और स्कूल के लिए तैयार करती, फिर अपने पति के लिए नाश्ता बनाकर उन्हें काम पर भेजती और दोपहर के खाने से पहले 4 घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन धोने जैसे काम करती। फिर घर आकर दोपहर का खाना बनाती, अपने बेटे और पति को खिलाती और फिर घरों में काम करने चली जाती। आज जब वो शर्मा जी के घर काम कर रही थी। सुनो विमला। जी कहिए मालिक। कल से काम पर मत आना, आज अपना हिसाब कर दो। क्यों क्यों मालिक, कोई गलती हो गई क्या मुझसे? नहीं नहीं, देखो तुम गर्भवती हो और जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाती, इसलिए हमने किसी और को काम पर रख लिया है। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। आप निकाल देंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? मैं वादा करती हूँ जल्दी और अच्छे से काम करूंगी। हाँ। अरे नहीं विमला, गर्भवती औरत से मेहनत करवाकर नरक थोड़ी जाना है। मालिक, भगवान ये भी तो कहते हैं कि गर्भवती की मदद करनी चाहिए। अच्छा,
हमें सिखा रही है? ये पकड़ अपने पैसे और निकल जाए यहां से। जल्द ही उसके गर्भवती होने की वजह से सभी घरों से उसको काम से निकाल दिया जाता है। विमला के पास और कोई चारा नहीं होता। वो पैसे कमाने के लिए मजदूरी करने लगती है। अब विमला 7 महीने गर्भवती है और एक दिन अनिल अपनी माँ के गले लगता है और कहता है, माँ, आप इतनी मेहनत मत करो, मैं बड़ा होकर सब ठीक कर दूंगा। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, पर जब तक तुम बड़े ना हो जाओ तब तक तो मुझे ही मेहनत करनी होगी ना। पर माँ, अभी आपको आराम करना चाहिए। चुप रह और जा पढ़ाई कर। तेरे लिए आज मैं तेरी पसंद की खीर पूरी बनाऊंगी। ये सुनकर अनिल खुश हो जाता है और पढ़ने चला जाता है। विमला बेड के नीचे से एक संदूक निकाल कर खोलती है और वो पैसे जो उसने अपने पति से छिपा कर जोड़े होते हैं उन्हें निकालती है। तभी पीछे से आवाज आती है। विमला। अपने पति की आवाज सुनकर विमला चौंक जाती है और हकलाते हुए कहती है, जी जी, वो क्या मेरे से छिपाकर पैसे जोड़ रही थी तू? जी, ये पैसे मैं बच्चों के लिए जोड़ रही थी। मैं उनका बाप हूं, मैं खुद उनका ध्यान रख लूंगा। तू ये पैसे मुझे दे। नहीं जी। पर विमला उसे रोक नहीं पाती और संतोष पैसे लेकर चला जाता है। विमला उसके पीछे भागती है और उसका पैर फिसल जाता है। गिरने की आवाज सुन संतोष पीछे मुड़ता है और विमला को गिरा देख वो फौरन जाकर उसे उठाता है और अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में विमला की हालत देखकर डॉक्टर उसे आईसीयू में एडमिट कर लेते हैं। विमला की हालत बहुत खराब होती है। बाहर संतोष और अनिल बेहद परेशान होते हैं। सब ठीक हो जाएगा बेटा। पापा, मैं माँ के बिना नहीं रह सकता। मेरी माँ ही तो मेरा ध्यान रखती है और मेरी सारी जरूरतें पूरी करती है। ये सुनकर संतोष को अपनी गलती महसूस होती है और वो सोचता है, दारू के चक्कर में मैंने कभी अपनी बीवी और बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, और अगर आज विमला इस हालत में है तो ये भी मेरी ही गलती है। भगवान विमला को ठीक कर दो, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तभी डॉक्टर बाहर आता है। गिरने की वजह से आपकी बीवी को गहरी चोट आई, जिसकी वजह से हम उन्हें बचा न सके। ये सुनकर संतोष के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो रोते हुए अंदर जाता है जहां उसकी बीवी चुपचाप अपने बेड पर लेटी होती है। संतोष उसके पास जाकर रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो विमला। तुम्हारे जीते जी मैंने कभी तुम्हें ना समझा, और तुम्हारे चले जाने की वजह भी मैं ही हूं। तुम एक बार लौट आओ, मैं वादा करता हूं आज के बाद कभी भी दारू को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अपने बच्चों का और तुम्हारा दोनों का पूरा ध्यान रखूंगा। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। बस एक बार लौट आओ, बस एक बार। जी, वादा करते हो? विमला की आवाज सुनकर संतोष चौंक जाता है। तभी पीछे से डॉक्टर साहब कहते हैं, तुम्हें समझाने के लिए हमने ऐसा किया। दारू इंसान को उसकी जिम्मेदारियों से और अपनों से दूर कर देती है। अपने वादे के अनुसार अब से दारू को हाथ भी मत लगाना। उस दिन के बाद से संतोष दारू छोड़ देता है और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखता है। यह कहानी मणिपुर गांव की है, जहां दामिनी नाम की एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे सरगम के साथ रहती है। सरगम की पत्नी रेनू एक बहुत अमीर परिवार से है। रेनू के पिता हंसराज इस गांव के मुखिया हैं। बेटी रेनू, आज खाने में क्या बना रही हो? माँ जी, जो आप बोलो मैं वही बना देती हूँ। अच्छी सी सब्जी बना लो। रेनू रसोई में सब्जी बना रही थी। उसी समय सरगम घर आ जाता है। अरे बेटा सरगम, क्या बात है, आज ऑफिस से बहुत जल्दी आ गए? माँ, मुझे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में मैनेजर की नौकरी मिल रही है, जिसके लिए मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। हाँ माँ, लेकिन दिक्कत यह है कि इतने सारे रुपए मैं लाऊं कहाँ से? हम ठहरे गरीब,
हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? मेरे बाबूजी से पूछकर मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगी। नहीं बहू, बेटे सरगम, तुम्हारे पिता के पास इस घर के अलावा और कुछ नहीं था। उनके जाने के बाद मेरे पास ये उनकी आखिरी संपत्ति है जो उन्होंने मेरे नाम कर रखी थी। मैं कहती हूँ ये घर गिरवी रखकर तुम 2 लाख रुपए ले लो। जब पैसे आ जाएं तो घर छुड़वा लेना। नहीं माँ, ये तो बाबूजी की आखिरी निशानी है, मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ? अरे बेटा, पैसे आएंगे तो वापस ले लेंगे ये घर। दामिनी के लाख मनाने पर सरगम घर गिरवी रखने के लिए तैयार हो जाता है। पैसों का इंतजाम होते ही सरगम को मैनेजर की जॉब मिल जाती है। यूं ही कुछ अरसा बीत जाता है। सरगम का बेटा अरुण अब 10 साल का हो गया था। एक दिन, अरे बेटा सरगम, अब तो तुम्हारी जॉब भी अच्छी चल रही है और तुम्हारे पास पैसे भी बहुत आ गए हैं। अब 2 लाख रुपए देकर अपने ये घर के कागज वापस ले आओ। जी माँ। अगली सुबह, माँ जी, मैं अपने बाबूजी के घर जा रही हूँ और शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है बेटा। रेनू अपने पिता के घर आती है। रेनू बेटा, आप कैसी हैं? पिताजी, मैं ठीक हूँ। बेटा, तुम्हारी ससुराल में कोई तकलीफ तो नहीं है ना तुम्हें? अब आपसे क्या छुपाना पिताजी। माँ जी ने इनकी नौकरी के लिए 2 लाख रुपए लिए थे घर गिरवी रखकर। आज माँ जी कहती हैं कि पैसे देकर घर के कागज वापस ले आओ। तो बेटा, इसमें क्या दिक्कत है? बाबूजी, अभी हमारा बेटा अरुण भी बड़ा हो गया है। उसके बेहतर भविष्य के लिए हमें आगे पैसों की जरूरत होगी ना। अब ऐसे में ये 2 लाख रुपए देंगे तो हम बचत कैसे करेंगे? बेटी, अपने पति से कहकर कोई दूसरा घर ले लो और अपने पति और बेटे के साथ खुश रहो। पर पिताजी, माँ जी, उनका क्या? वो कहाँ जाएंगी? अरे बेटा, वो बुढ़िया और कितने दिन रहेगी? उसके लिए तुम अपनी खुशियां क्यों त्याग कर रही हो? हंसराज रेनू को उसकी सास के खिलाफ बहुत भड़काता है। रेनू अपने पिता की बातों में आ जाती है और अपने ससुराल आती है। रात के वक्त, क्या बात है रेनू, बड़ी उदास लग रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? रेनू सरगम को वो सब कुछ बताती है जो उसके पिता ने रेनू को बताया था। बात तो तुम सही कह रही हो। वैसे भी इस घर की हालत कितनी खराब है। ये बिक जाए तो ही अच्छा है। रेनू और सरगम दामिनी के पास उसके कमरे में आते हैं। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटा, कहो। माँ, क्यों ना हम इस घर को बेच दें और कहीं दूसरा अच्छा सा घर लें? हाँ, ये क्या कह रहे हो बेटा? ये तुम्हारे बाबूजी की आखिरी निशानी है। ऐसा तुम कैसे सोच सकते हो? माँ जी, आखिरी निशानी है तो इसका मतलब हम सारी जिंदगी इस खंडहर में बसर करेंगे। बहू, जुबान संभाल के बात करो। बहुत संभाल ली जुबान माँ जी, अब नहीं। अगर आपको रहना है इस खंडहर में तो आप रहिए। मैं अपने बच्चे का भविष्य खराब नहीं करना चाहती। आपने तो जी लिया अपना जीवन, कम से कम हमें तो चैन से खुशी खुशी जीने दो। सरगम, ये क्या कहे जा रही है? माँ, रेनू सही तो कह रही है। कब तक हम ऐसे खंडहर में रहेंगे? सरगम, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम जा सकते हो। मैं अपने जीते जी अपने पति की अमानत को ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। हाँ ठीक है माँ, आप यहीं रुको, हम अभी जा रहे हैं। यह सुनकर दामिनी की आंखों से आंसू छलक पड़े। सरगम, रेनू और अरुण इस घर को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। ये कैसी लीला है तेरी भगवान। आज मेरी औलाद ने मुझे ये किस मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया। क्या इसी दिन के लिए इसे पाला पोसा था? इधर सरगम अपने नए घर में अपनी पत्नी और बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था और दूसरी तरफ दामिनी अपने बूढ़े शरीर के साथ अकेले अपनी जिंदगी की आखिरी सांस का इंतजार कर रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे बेटे ने आज मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं कैसे जीऊंगी?
घर में ना कुछ खाने को था और ना ही कुछ पैसे थे। कई दिन भूखे रहने के बाद आखिरकार दामिनी की मौत हो जाती है। सरगम को अपनी मां की मौत के बारे में पता चलता है, लेकिन बेटा अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अपनी मां के अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं आता। यूं ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अरे हाँ, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे जल्दी से चाय दो। मुझे नहीं बनाना चाय। आप एक काम करो जी, घर में एक नौकर रख लो, मुझसे अब घर का काम नहीं होता। हाँ, ये क्या बोल रही हो? क्या तुम बूढ़ी हो गई हो जो तुमसे काम नहीं हो रहा? आपको जितना कहा है ना उतना सुनो जी। ये क्या बात हुई भला? सरगम वहां से गुस्से में दफ्तर चला जाता है। रेनू रोज की तरह अपने बेटे को लेकर अपने पिताजी के घर चली जाती है और रात को लौट कर आती है। रात में सरगम घर आता है। रेनू, एक बुरी खबर है, मेरी नौकरी चली गई है। पता नहीं मैंने कुछ किया नहीं और उन्होंने झूठे चोरी के आरोप में मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्या कहा? नौकरी से निकाल दिया? हाँ रेनू, हम बर्बाद हो गए। ये सब क्या हो गया? रेनू, एक गिलास पानी देना। अब आप अपने हाथों से पानी भी नहीं पी सकते क्या? मैं दिन भर घर के काम करते करते थक जाती हूँ। हमेशा की तरह सरगम और रेनू में फिर बहस हो जाती है। तुमसे मैं शादी करके पछता रहा हूँ। अरे जाओ जाओ, भाग तुम मेरे फूटे तुमसे शादी करके। अच्छा, तो ये सब शादी के पहले तुम्हें दिखाई नहीं दिया? अरे जाओ जाओ, जो इंसान अपनी माँ का ना हुआ वो मेरा क्या होगा? माँ ने अपना घर बेच दिया तुम्हारी नौकरी की खातिर और बदले में आपने उन्हें बेघर कर दिया। इस दुनिया में आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। यह सुनकर सरगम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रेनू, ये सब मैंने तुम्हारे कहने पर किया था ताकि अपना और अपने बच्चे का भविष्य बेहतर रहे। अरे जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया तुम उसके नहीं हो पाए तो मेरे कहाँ होगे? हाँ। दोनों के बीच इतनी बहस होती है कि रेनू अपने बेटे को लेकर अपने पिताजी के घर चली जाती है। सरगम हंसराज के पास आता है और सारी बात हंसराज से कहता है। देखो, बेटी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। तुम जैसे फितरत परत इंसान के साथ मैं अपनी बेटी को एक पल नहीं रखूंगा। वो सरगम को वहां से निकाल देता है। सरगम रास्ते में चलते चलते रोने लगता है। मेरे साथ ये क्या हो गया? मैंने जिस लड़की के लिए अपनी मां को इतना दुख दिया, आज उसने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। काश मैं रेनू के बहकावे में ना आता तो आज मेरी मां मेरे साथ होती। मैंने अपनी मां के साथ बहुत गलत किया। मैं ही अपनी मां की मौत के लिए जिम्मेदार हूं। कल तक मेरे पास पैसे थे, नौकरी थी, तो रेनू मेरे साथ थी। आज मेरे पास ये सब नहीं है तो रेनू ने मेरा साथ छोड़ दिया। ये सब सोचते सोचते सरगम अब बहुत पछता रहा है और रो रहा है। उसे अब इस बात का एहसास हो गया था कि जिंदगी में माँ बाप से बढ़कर प्यार करने वाला कोई नहीं होता। रमन के कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब वह नौकरी की तलाश में रहता था। उसकी माँ सविता और पिता हरीश ने उसे बड़े नाजों से पाला था। उसके पिता का देहांत हो चुका था, इसलिए घर की जिम्मेदारियां उसी पर आ गईं। एक दिन रमन की भी एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। रमन तो अपनी माँ की आंखों का तारा है। उसकी माँ अभी भी उसका ख्याल ऐसे रखती थी जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो। बेटा, थोड़ा आराम कर ले, पूरा दिन काम ही करता रहता है। और देख, मैंने तेरे लिए हलवा बनाया है, तुझे पसंद है ना? रमन चिड़चिड़ा कर बोला। क्या है माँ, देख नहीं रही हो? ऑफिस का जरूरी काम कर रहा हूँ। जब देखो मुझे परेशान करती रहती हो। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो देखती है कि अब रमन उससे सही तरीके से बात नहीं करता और वह अपने दोस्तों से तो खूब बात करता है, पर अपनी माँ के लिए उसके पास समय ही नहीं होता। एक दिन सविता खाना टेबल पर लगा देती है। आज उसने अपने बेटे के पसंद का खाना बनाया है। अब वह रमन के आने का इंतजार करती है।
जब रमन आता है तो वो बोलती है, आज तो मेरा बेटा मुझसे खुश हो जाएगा। रमन घर आता है और माँ से कहता है, माँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं बाहर से खाकर आया हूं। सविता को बहुत बुरा लगता है। उसने बड़े प्यार से उसकी पसंद का भोजन बनाया था। सोचा था कि इसी बहाने वह रमन के साथ कुछ बात तो कर पाएगी, पर कहाँ, रमन को तो मानो अपनी माँ की कद्र ही नहीं थी। रविवार का दिन था। रमन तो बस अपने फोन में, लैपटॉप में ही लगा रहता था। उसकी माँ आकर उससे बोलती है, बेटा तुझे पता है कि माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। अब इसी बात पर दोनों में बहस हो गई। बोलो आपको क्या चाहिए, सोना चांदी या रुपए, जो मांगोगी मैं दे दूंगा। बेटा ये माँ का कर्ज है, ये सब तो कुछ नहीं है। और अगर तू मेरा कर्ज उतारना ही चाहता है तो कल तू पूरा दिन मेरे साथ रह कर दिखा। रमन सोचता है कि एक दिन की ही तो बात है और वह अगले दिन घर पर ही रहता है। वह सुबह उठता है तो देखता है कि घर बिखरा हुआ है और सुबह का नाश्ता भी नहीं बना। वह तमतमाया हुआ अपनी माँ के कमरे में जाता है और बोलता है, माँ ये घर की क्या हालत हो रखी है और आप अभी तक उठी नहीं? बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुझे ही सब करना होगा। अब रमन क्या बोलता, उसे कल की बात याद थी, तो वो सारा काम करके जैसे ही बैठता है तो आवाज आती है, बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ खिला पिला दे। अच्छा माँ, अभी आपके लिए खाना लाता हूं। रमन जैसे तैसे करके पहली बार खाना बनाता है और बोलता है, ओफो कितनी गर्मी है यार। अब वह अपनी माँ के लिए खाना ले जाता है। उसकी माँ थोड़ा खाती है और बाकी खाना ऐसे ही गिरा देती है। अब रमन को सब फिर से साफ करना होता है। जैसे तैसे पूरा दिन बीत जाता है। रमन भी घर के काम से बहुत थक जाता है। चलो माँ, अब आप भी सो जाओ। बेटा आज तो तू मेरे साथ ही सोएगा, कल की बात तुझे याद है ना? ठीक है माँ। रमन तो थका हुआ था, बिस्तर पर पड़ते ही सो जाता है। उतने में उसकी माँ बोलती है, बेटा जरा एक गिलास पानी देना। क्या माँ, सोने भी नहीं दोगी क्या? वो एक गिलास पानी लेकर आता है। ये लो माँ। उसकी माँ थोड़ा सा ही पानी पीती है। रमन की नींद टूट जाने के कारण उसे काफी देर तक नींद नहीं आती। फिर 2 घंटे बाद वो सो जाता है। अभी उसे नींद आई ही थी कि उसकी माँ फिर बोल पड़ती है, बेटा मुझे पानी दे दो। रमन की नींद फिर से टूट जाती है। क्या माँ, अभी तो पिया था आपने, अब फिर से प्यास लग गई। वह फिर से एक गिलास पानी लाता है और माँ को दे देता है। सविता थोड़ा पानी पीती है और बाकी पानी अपने बेटे के बिस्तर में गिरा देती है। ओफो, ये क्या कर दिया माँ आपने, मेरा बिस्तर गीला कर दिया। अरे गलती हो गई बेटा, बूढ़ी हो चुकी हूं ना, चल तू अब सो जा। रमन को अब गीले बिस्तर पर सोना पड़ता है। कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है। फिर से उसकी माँ बोलती है, बेटा एक गिलास पानी देना। रमन फिर से एक गिलास पानी उसे देता है। सविता थोड़ा पानी पीती है और बाकी पानी अपने बेटे के बिस्तर पर गिरा देती है। अब तो मानो रमन का सब्र टूट गया। वह बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ को बहुत भला बुरा सुनाता है। माँ तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने मेरी जगह पर पहले भी पानी बिखेर दिया और दोबारा फिर से गीला कर दिया। अरे बार बार मेरा बिस्तर क्यों गीला कर रही हो? बेटे की बातें सुनने के बाद माँ बोली, बूढ़ी हो गई हूं ना बेटा, अतः गलती से गिर गया, कोई बात नहीं, एक रात की ही तो बात है, तू सो जा, अभी थोड़ी देर में सूख जाएगा।
जैसे तैसे बेटा फिर गीले बिस्तर पर लेट गया, लेकिन बिस्तर के गीला होने के कारण से काफी देर तक नींद नहीं आई उसे। लेकिन 1 घंटे बाद फिर से उसकी आंखें नींद से भारी होने लगी और तभी माँ ने उसे फिर से उठा दिया और कहा, बेटा पानी। माँ ने अभी इतना कहा ही था कि वो झल्ला उठा और बोला, भाड़ में जाए तुम्हारा कर्जा, मैं जा रहा हूं कमरे में सोने। इतना सुनते ही माँ ने बेटे से कहा, बेटे तुम तो मेरा कर्जा उतारने चले थे। तुम एक ही दिन मेरे साथ सोए और मैंने सिर्फ 2 बार तुम्हारा बिस्तर गीला कर दिया तो तुम भाग रहे हो यहाँ से। तुमने तो 4 साल तक मेरा बिस्तर गीला किया। मैंने तो तुम्हारा बिस्तर साफ पानी से ही गीला किया था, लेकिन जब तुम छोटे थे तो तुम तो रोजाना ही मेरा बिस्तर अपने पेशाब और मल से गीला कर देते थे और मैं खुद गीले पर लेटती थी और तुम्हें सूखे बिस्तर पर लिटाती थी। मैं तो सारी रात तुम्हारी गंदगी में सोती थी, लेकिन फिर भी मेरा प्यार कभी भी तुम्हारे लिए कम नहीं हुआ। मैंने तो तुमसे सिर्फ 2 बार पानी मांगा और तुम्हें इतना गुस्सा आया, पर जब तुम छोटे थे तो तुम कभी रात में पानी तो कभी दूध मांगते थे और मैं हर बार मुस्कुरा कर अपने हाथों से तुम्हें पिलाती थी। जब तुम रात को बीमार होते थे तो पूरी रात तुम्हें अपने सीने से लगाकर आंगन में घूमती थी ताकि तुम सो जाओ। और आज तुम निकले हो माँ का कर्ज चुकाने। बेटा, 1 जन्म तो क्या 7 जन्मों में भी माँ का कर्ज नहीं उतारा जा सकता। अब तुमने अपनी आंखों से देख लिया है कि यह कर्ज ऐसा है जिसे किसी भी प्रकार नहीं उतारा जा सकता है मेरे बेटे। हाँ, इसका एहसास तुम्हें वाकई में तब होगा जब तुम खुद माँ या पिता बनोगे। रमन को भी अब अपनी माँ की बात समझ आ जाती है और वह अपनी माँ से उसके द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगता है। माँ, मुझे माफ कर दो। आप सही बोलती हो कि माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। आज एक रात में ही मैं परेशान हो गया और आपने तो न जाने कितनी रातें गीले बिस्तर पर सोकर काटी हैं। मुझे माफ कर दो माँ। उस दिन से रमन अब अपनी माँ की हर बात मानने लगा और दोस्तों से ज्यादा अपनी माँ के साथ समय बिताने लगा। आखिर माँ की जगह कौन ले सकता है? दीनापुर नाम का खूबसूरत गांव एक छोटी सी नदी के किनारे था। वहां शोभित नाम का एक लड़का अपनी माँ सरस्वती के साथ रहता था। जब वह छोटा था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। आजा बेटा, नाश्ता कर ले और फिर स्कूल जा। देर हो रही है, मुझे भी कुछ करना है। ऐसे नहीं माँ, मैं ऐसे नहीं खाऊंगा। मुझे ये रूखी रोटी अच्छी नहीं लगती। मैं तो दूध के साथ खाऊंगा। मुझे दूध भी चाहिए। बेटा, वह हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा रुक, अभी पड़ोस में बंसी के यहाँ जाकर देखती हूँ, उसके यहाँ दूध होता है। वह पड़ोस के बंशीधर के यहाँ जाती है और कहती है, भैया बंसी, मेरे शोभित को दूध के बिना खाना अच्छा नहीं लगता है। मुझे 1 गिलास दूध रोज दे दिया करो। इसके बदले में तुम्हें हमारा काम भी करना होगा। मुन्ने की माँ बीमार रहती है और हम बर्तन धोने के लिए एक बाई की तलाश कर रहे हैं। तो ऐसा करो, तुम दोपहर को मेरे बर्तन धो दिया करना और उसके बदले में मैं तुम्हें दूध और कुछ रुपए भी दूंगा। ठीक है भैया। इसी तरह गांव में सबका एक दूसरे से कनेक्शन जुड़ा होता है। नगद रुपयों की बजाय सामान और काम करके भी काम चलाया जा सकता है। सरस्वती दिन भर मजदूरी करती और जब मजदूरी नहीं मिलती तो गांव में ही जिस किसी का काम मिलता तो कर लेती। शोभित को वह अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती, अच्छा खाना खिलाती और स्कूल में पढ़ाती थी। तुम कितनी कमजोर हो गई हो माँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें कुछ भी काम नहीं करने दूंगा।
मेरा राजा बेटा नौकरी करके रुपए लाएगा और मैं रानी की तरह बैठकर राज करूंगी। अच्छा माँ, मुझे एक अच्छी सी कहानी सुनाओ। फिर वह उसको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थी। शोभित आराम से सो जाता था। किसी किसी दिन ऐसा होता कि खाने के लिए कुछ भी नहीं होता तो सरस्वती खाना नहीं खाती और बस शोभित को ही खिला देती। माँ, आओ मेरे साथ खाना खाओ। बेटा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं खाऊंगी ना तो बीमार हो जाऊंगी। शायद बदहजमी हो गई है। खाने से तो और भी तकलीफ बढ़ जाएगी। वह पानी लेने के लिए जाती है। शोभित अपने लिए दाल परोसने के लिए भगोने का ढक्कन खोलता है तो चौंक पड़ता है। अरे, ये तो बिल्कुल खाली है। अब समझा, माँ के लिए कुछ रह ही नहीं गया है। जो कुछ था उसने मुझे खिला दिया और अपने लिए बहाना बना रही है ताकि मुझे पता न चले और मैं आराम से खा लूं। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। इन मुसीबतों के साथ शोभित बड़ा होता जाता है। उसकी शहर में नौकरी लग जाती है और वह अधिकारी बनता है। उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। सरस्वती भी शहर में आकर कुछ दिन रहती है। बहू सीमा उसका जीना हराम कर देती है। उस पर बहुत उल्टा सीधा आरोप लगाकर शोभित के कान भरती रहती है। मैं माँ जी को कितना समझाती रहती हूँ कि अच्छे कपड़े पहना करो, थोड़ा अच्छा रख रखाव रखा करो। आखिर आप एक अधिकारी हैं। आपसे मिलने वाले लोग आते हैं तो इन्हें देखकर कहते हैं कि आपने एक नौकरानी रखी हुई है। ये हमारी जानबूझकर बदनामी कराती है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हमारा स्टैंडर्ड है और ये उसको गिराने में लगी हुई हैं। इससे तो अच्छा है कि ये गांव में जाकर रहें। माँ, आप गांव में रहो, मैं आपका खर्चा भेज दिया करूँगा। बेटा, अगर मेरे रहने से तुम्हारी बदनामी होती है तो मैं गांव में रह लूँगी। मैं तुम्हारा खर्चा लेकर क्या करूँगी? जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं मैं कमा लिया करूँगी। सरस्वती चली जाती है। अचानक एक दिन शोभित बीमार होता है। वह अपना चेकअप कराता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। सीमा, मेरे दोनों गुर्दे खराब हैं। अब मेरी जिंदगी का अंत समय आ गया है। डॉक्टर ने कहा है अगर तुरंत गुर्दा नहीं बदला गया तो मेरी मौत भी हो सकती है। वह पूरी कोशिश करता है। रिश्तेदार, दोस्त, परिचित सबसे कहता है, लेकिन उसे गुर्दा कहीं नहीं मिलता, ना ही कोई दानकर्ता मिलता है। अचानक एक दिन एक गुमनाम दानकर्ता उसको अपना गुर्दा दान कर देता है, जिससे उसका ऑपरेशन होता है। 15 दिन अस्पताल रहने के बाद शोभित ठीक होकर अपने घर पर आ जाता है। उसकी पत्नी सीमा उससे कहती है, देख लिया तुमने अपनी माँ का प्यार। दुनिया जहान के लोग आकर तुमको देख गए, लेकिन तुम्हारी माँ तुमको देखने तक नहीं आई। हाँ। शोभित अब अपनी माँ से बहुत नफरत करने लगा था। वह उसको कभी गांव में देखने नहीं जाता था। एक दिन गांव से उसके पड़ोसी बंशीधर का फोन आया। हेलो शोभित, तुम्हारे घर से बदबू आ रही है। मकान बंद है, यहाँ आकर देखो। शोभित जब वहां जाता है तो देखता है कि बंद मकान के भीतर उसकी माँ मरी पड़ी है। शायद उन्हें 5-6 दिन मरे हुए हो गए होंगे। वो बीमार हो गई थी। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वो स्वाभिमानी थी। वो किसी का एहसान नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि उसके गांव के कुछ लोगों ने कहा था कि तुम इधर उधर मारी मारी फिरती हो। तुम्हारा जवान बेटा तुम्हारी मदद नहीं करता। जरूर तुम्ही में कोई कमी होगी। सामाजिक दबाव में माँ का क्रियाकर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। माँ का दाह संस्कार करके शोभित घर आता है तो पड़ोस के सभी लोग जमा होते हैं और वे शोभित को धिक्कारने लगते हैं। शोभित, हम तुम्हें ऐसा नहीं समझते थे। तुम्हारी खातिर चाची ने पूरी जिंदगी मजदूरी की और अपने शरीर का, खान पान का कभी कोई ध्यान नहीं रखा। तुम सब भूल गए। कौन इतना करता है? तुम्हारी पत्नी ने उन्हें शहर से लड़ झगड़ कर भगा दिया
और कोई माँ होती तो तुमको देखने तक नहीं जाती, लेकिन उन्होंने तो अपना गुर्दा तक तुम्हें दे दिया। यह बात सुनकर शोभित को जैसे करंट लगा। क्या मुझको गुर्दा देने वाली मेरी माँ थी? तभी तो वो तुमको देखने नहीं जा सकी। उसने डॉक्टर से कह दिया था कि शोभित को मत बताना कि गुर्दा मैं दे रही हूँ, नहीं तो शायद वो बेचारा मेरी कमज़ोर हालत को देखते हुए गुर्दा नहीं लेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा ठीक ठाक रहे। मेरा क्या है, मैं तो मरने को ही बैठी हूँ। शोभित की आंखों से आंसू बहने लगे। अब वह बहुत पछता रहा था। हे भगवान, ये मैंने कैसा अनर्थ किया। जिस माँ ने अपना सुख नहीं देखा और मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, उस माँ को मैं अंतिम समय में अपने पास भी नहीं रख सका। उसे याद आया जब वह बचपन में अपनी माँ से कहता था कि जब वह बड़ा हो जाएगा तो उसे कमा कर खिलाएगा। तो माँ कहती थी कि उसकी नौकरी लग जाएगी तो वो रानी बनकर राज करेगी। अब शोभित बहुत पछता रहा था। वह जोर जोर से रो रहा था। माँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अपने नालायक बेटे को माफ कर देना माँ, मुझे माफ कर देना। मैंने तो तुम्हें एक दमड़ी तक नहीं दी और तुमने फिर भी मेरे लिए जिंदगी कुर्बान कर दी। मैंने तेरे साथ दुश्मनों से बर्ताव किया माँ, मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे। वह सिर पटक पटक कर रो रहा था, लेकिन अब सिवाय पछताने के क्या हो सकता था। दिल्ली की पॉश कॉलोनियों की चमकती दमकती दुनिया में, जहां गगनचुंबी और बहुमंजिला इमारतें सीना ताने आसमान से बातें करती हैं, वहीं उनके समानांतर झुग्गी बस्तियों की दुनिया में एक झुग्गी गीता की थी। यह बरसात की रात थी। गीता चौंक कर उठ बैठी। देखा तो मूसलाधार पानी बरस रहा था। गीता के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने छत की ओर देखा। वह चिंता में थी। हे भगवान, यहाँ तो पानी टपक रहा है। बच्चे रानी और रमन भीग रहे हैं। उसने उन्हें वहां से सरकाकर किनारे पर किया और टपकते पानी के नीचे बर्तन रख दिया। दिन भर की दौड़ धूप, खेल कूद की थकन से चूर सोए हुए बच्चों ने कोई भी हरकत नहीं की। वे बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे। अपने पति मोहन लाल को गीता ने झकझोरा और बोली, अजी सुनते हो, पानी टपक रहा है, चारपाई भीग रही है। लेकिन उसने चूं तक नहीं की। इससे गीता घबरा गई। उसने मोहनलाल के माथे पर हाथ रखकर देखा। अरे हे भगवान, इन्हें तो तेज बुखार है। सवेरे उठकर गीता ने देखा तो चारों तरफ पानी ही पानी था। अपनी रेडी से कीचड़ हटा दूं। पानी धीरे धीरे निकल रहा है, लेकिन अपनी गंदगी और मिट्टी की गाद कीचड़ के रूप में छोड़ गया है। गीता बाहर साफ सफाई करने लगी। इसके बाद अपनी झुग्गी को साफ करके उसने बच्चों को उठाया और चाय बनाई। पर उसके पड़ोस में भोलू की दुकान से नमकीन और बुखार की टैबलेट ले आई और मोहनलाल को खिला दी। आज का तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर आज पैसे नहीं आएंगे तो कल का क्या होगा? गीता के ससुर 2 बीघा खेत, कच्चा मकान और कर्ज विरासत में देकर चल बसे थे। मोहनलाल कभी भी उस कर्ज को नहीं उतार पाया और 2 बीघा जमीन बेचकर कर्ज मुक्त हो गया। आजीविका के लिए उसने दिल्ली की राह ली। यहाँ आकर उसने सब्जी का ठेला लगा लिया। खाने भर के लिए तो पैसे पैदा हो जाते थे, पर गांव से ही उसे पीने की लत लगी थी। उसके चलते मोहनलाल का बीमार पड़ना भारी पड़ गया था। डॉक्टर के कहने से एक दिन उसकी जांच करवाई गई तो पता चला कि कुपोषित भोजन मिलने से और खाली पेट लगातार कच्ची शराब को पीने के कारण उसके गुर्दे खराब हो गए थे। यह सुनकर तो गीता की हालत ही खराब हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? खुद ही मुझे कुछ करना होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे।
वह मंडी जाकर सब्जियां ले आई। गीता अपने बेटे रमन से बोली, रमन, तुम मेरी मदद के लिए मेरे साथ चलो, और रानी, तुम घर पर रहो और अपने पिताजी की मदद करो। और रेहड़ी लेकर वह चल दी। मोहनलाल की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती गई। एक दिन वह इस लोक को छोड़कर परलोक के लिए रवाना हो गया। अब गीता खुद ही अकेले सब्जी बेचने के लिए जाती थी। थोड़े ही दिनों के बाद उसे लगा कि रमन का स्वभाव बदलता सा जा रहा है। रमन इतना चिड़चिड़ा क्यों होता जा रहा है? अजीबोगरीब हरकतें करता है। पता लगाती हूँ आखिर बात क्या है। ऐसा करती हूँ, इसके सामान और कपड़ों की तलाशी लेकर देखती हूँ। वह तलाशी लेती है और हैरान रह जाती है। इसके पास से रुपए और नशे की पुड़िया निकली। हे भगवान, इसका मतलब यह गलत संगति में जा रहा है। उसने इस बात का पता लगाया तो उसके पैरों के तले से धरती खिसक गई। उसे पता चला रमन विक्रांत के पास समय ज्यादा बिताता है, वह स्कूल जाता ही नहीं। विक्रांत चोरी से कच्ची शराब बेचता था और ड्रग सप्लाई करने का काम करता था। उससे सब डरते थे। इसका यह मतलब है कि मैं बाजार में सब्जी का ठेला लगाती रही और मेरे ना होने का फायदा विक्रांत ने उठाया और रमन को लालच देकर अपने ड्रग सप्लाई के काम में लगा रखा है। गीता रोते हुए बोली, हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहे हो? लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इसके लिए लड़ाई लड़ूंगी। जब मैं दिन रात मेहनत करके अपना कमा कर खा सकती हूँ तो अपने बच्चों को भी बचा सकती हूँ। मैं अपने बच्चों को ही नहीं बल्कि बस्ती के सभी बच्चों को बचाऊंगी। गीता ने कमर कस ली कि इस बुराई को वह उखाड़ फेंकेगी। उसने सभी को इकट्ठा किया और उनको समझाया, जब तक यहाँ शराब बिकती रहेगी और विक्रांत बच्चों के द्वारा ड्रग की सप्लाई करता रहेगा ना, तब तक यह सब बंद नहीं होगा। बच्चे बिगड़ रहे हैं, माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है। हमें इसका विरोध करना चाहिए। सही कहा बहन, हम सब आपके साथ हैं। विक्रांत को जब इस बात का पता चला तो वह गुस्से से खौल उठे। उन्होंने आकर गीता को धमकाया, लेकिन गीता नहीं मानी। उसने महिलाओं के साथ जाकर कच्ची शराब बनाकर बेचने, ड्रग सप्लाई करने और बहला फुसलाकर छोटे बच्चों को भी इस काम में लगाने की शिकायतें दर्ज करवाईं। थाने से कार्यवाही की गई और कच्ची शराब बनाने के यंत्रों सहित विक्रांत को पकड़ लिया गया। उनके पास से ड्रग्स भी बरामद हुए। अब बस्ती के लोगों ने गीता को पुरस्कृत किया। उसके इतने बड़े प्रयास की अखबार में भी खबर छपी। गीता रमन को समझाते हुए बोली, देखो, तुम्हारे लिए मैंने अपनी जान खपा दी। मैं अपने लिए कुछ नहीं करती हूँ बेटा। अगर तुम भी इस बात को नहीं समझोगे तो मेरे जीवन में कौन सा सुख रहेगा। तुम्हारी बहन भी है, उसके भविष्य के बारे में सोचो। तुम अपराधी बन जाओगे तो पूरे जीवन भर जेल में पड़े रहोगे। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। मैं उसके बहकावे में आ गया था। वो मुझे पैसों के लिए लालच देकर अपना उल्लू सीधा कर रहा था। अब मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और आपकी भी मदद करूंगा। अब रमन और रानी बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं। वे दोनों स्कूल चले जाते और गीता सब्जी का ठेला लेकर चली जाती। रमन साल दर साल अच्छे नंबरों से परीक्षा पास करते करते स्कॉलरशिप हासिल करता गया और उसने इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा पास की और सिलेक्ट होकर वह पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। उधर रानी ने नर्सिंग का कोर्स किया और वह नर्स बन गई। आज गीता का सिर गर्व से ऊंचा है। उसकी खुशी में सब शामिल थे। सभी लोग गीता की भरपूर प्रशंसा कर रहे थे। इस प्रकार की कड़ी मेहनत करने के बाद गीता ने अपना मुकाम हासिल कर ही लिया। मनोहर दिल्ली में एक फैक्ट्री में काम करता था। उसकी पत्नी शारदा और 2 बेटे गौरव और सौरभ थे।
दोनों बेटे अभी छोटे थे। उनको अच्छा भविष्य देने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत थी, इसलिए मनोहर ओवरटाइम भी करता था। एक दिन उसने ओवरटाइम किया। अधिक थके होने के कारण उसे झपकी आ गई। वह मशीन पर काम करते समय अचानक गिर गया और उसकी मौत हो गई। तुरंत ही वहां सारे कर्मचारी जमा हो गए। मिल का मालिक घबरा गया। उसने सोचा कि उस पर केस हो जाएगा, इसलिए उसने अपने वर्कर से कहा, अरे इसे जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाकर रोड पर डलवा दो, जिससे पता चले कि एक्सीडेंट हुआ है, वरना हम फंस जाएंगे। रात में शारदा को खबर मिली कि मनोहर का सड़क पर एक्सीडेंट हो गया है। शारदा के सिर पर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। वह रो रो कर एक ही बात कह रही थी, हे भगवान, मैं क्या करूं और कहां जाऊं? कौन मुझे सहारा देगा? इतने छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? मिल मालिक ने तो पहले से ही चालाकी की थी। उसने किसी भी क्लेम से बचने के लिए अपना पीछा छुड़ा लिया था। हाँ, दरियादिली दिखाने के लिए मैनेजर आया और शारदा से बोला, बहन जी, हम अपने वर्कर्स का बहुत ध्यान रखते हैं। उनकी मुसीबत में हम हमेशा साथ खड़े रहते हैं। हालांकि ये महीना मनोहर लाल का खत्म हो चुका था, अब शुरू होता, लेकिन फिर भी हम 1 महीने की पगार आपको ऐसे ही फ्री में दे रहे हैं। ऐसा एहसान जताकर मैनेजर लौट गया। अब शारदा क्या करे? उसकी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था। मिल मालिक के दिए हुए रुपयों से मनोहर लाल का क्रियाक्रम हो गया। अब तो शारदा के पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं रही। मनोहर लाल के अंतिम संस्कार में उसके 2-4 दोस्त और 1-2 पड़ोसी ही शामिल हुए थे। उसके बाद तो सबने अपना अपना रास्ता पकड़ लिया। किसी का भी पता नहीं चला, कोई पास ही नहीं भटक रहा था। शारदा ने घर में रखे हुए राशन से 2-3 दिन का काम चलाया। उसके बाद तो उसके घर में कुछ नहीं रहा। बच्चों को भूख लगी थी। गौरव ने कहा, मुझे भूख लगी है, खाना दो, मैं तो चाय भी पीऊंगा। शारदा की आंखों से आंसू निकलने लगे। मनोहर लाल जिंदा था तो बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीजें लाया करता था, उन्हें घुमाने ले जाता था। शारदा ने अपने मन में सोचा, आज खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह मेरे पैरों की पायल है ना, इन्हीं को बेच दूं तो 2-3 दिन के खाने का जुगाड़ तो हो ही जाएगा। बच्चे कम से कम भूखे तो नहीं रहेंगे। यह बात उसे सही लगी। उसी दिन उसने अपनी पायल बेच दी और उससे मिले पैसों से बच्चों के लिए खाने पीने का सामान लेकर आई। तब कहीं जाकर घर में चूल्हा जला। शारदा के पड़ोस में एक गेंदा चाची रहती थी। वह बिल्कुल अकेली ही रहती थी। शारदा अपने साथ साथ उनका खाना भी बना लिया करती थी और उन्हें अपना खाना अकेले बनाने नहीं देती थी, इसलिए दोनों ही एक दूसरे के काम आते थे। गेंदा चाची शारदा के पास आई और बोली, मेरी काफी उम्र हो गई है। बच्चों ने अपने लिए ठिकाने बना लिए और दूसरी जगह रहने चले गए, लेकिन मैं अपने घर को छोड़कर नहीं गई, इसलिए अकेले ही रहती हूँ। जानती हूँ चाची। लेकिन तुमने और मनोहर ने मुझे अपना समझा। मेरे बच्चे मेरा साथ छोड़ गए, लेकिन तुमने मेरी मदद की। मेरे पास पैसा तो नहीं है बेटी, लेकिन और तरीके से मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें मैं एक सलाह देती हूँ कि तुम कुछ काम करो। तुम्हारे बच्चों की देखभाल मैं कर लिया करूँगी। देखो, मैं इसीलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे तुमसे बहुत लगाव है। हाँ। गेंदा चाची की बातें सुनकर शारदा की आंखें भर आईं और शारदा बोली, बुरे वक्त में सब साथ छोड़ जाते हैं। आप भी मेरी तरह हो, तभी आपको हमसे हमदर्दी है। बताओ अब मैं क्या करूं? बेटी, ऐसा करो, बड़े बड़े घरों में झाड़ू पोछा और खाने बनाने का काम पकड़ लो, तो तुम्हें आराम से इतने रुपए मिल जाएंगे कि तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का पेट भर जाएगा। यह बात शारदा को जच गई थी।
गेंदा चाची के पास अपने बच्चों को छोड़कर वह काम ढूंढने निकली। 2-3 घरों में उसे काम मिल भी गया। अब जिंदगी की गाड़ी रफ्तार पर आ गई थी। धीरे धीरे शारदा के बच्चे बड़े होने लगे और स्कूल जाने लगे। गेंदा चाची उन्हें स्कूल छोड़ आती और ले भी आती। एक बार शारदा बीमार हो गई। कई दिनों तक वह काम पर जा ही नहीं पाई। उसके बाद वह डॉक्टर साहनी के यहाँ काम करने के लिए गई। मन ही मन में वह सोच रही थी, क्या करूं, आज तो पैसे भी नहीं मिल पाएंगे। बच्चे 2 दिन से भूख के मारे रो रहे हैं और गेंदा आंटी की तबीयत भी सही नहीं है। उन्हें भी खाना नहीं मिला, इससे वह भी लगभग बेहोश हो पड़ी हैं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। उस दिन कुछ मन में सोचकर शारदा ने फैसला किया। उसने ढेर सारा खाना बनाया। डॉक्टर साहनी और मिसेस को खाना परोसकर अपने घर के लिए उसने चुपके से ढेर सारा खाना पैक करके झोले में रख लिया था। वह झोले को छुपाकर घर से बाहर निकल गई और अपने घर की ओर चल दी। लेकिन मिसेस साहनी ने उसे देख लिया तो उन्होंने डॉक्टर से कहा, देखो, इसको तो हम बड़ी सीधी और भोली समझते थे। पता नहीं वह हमारे घर से क्या सामान चोरी करके ले जा रही है। जल्दी देखो। डॉक्टर साहनी ने जब यह सुना तो वह अचंभे में रह गए। तुम रुको, मैं भी देखता हूं। डॉक्टर साहनी शारदा का पीछा करने लगे। काफी दूर चलने के बाद वह झुग्गियों की बस्ती में आ गए। उन्होंने देखा शारदा एक झोपड़ी में घुस गई। खिड़की के पास खड़े होकर डॉक्टर साहब अंदर का नजारा देखने लगे। शारदा ने झोला खोला तो डॉक्टर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उस झोले में से खाना निकला। शारदा ने वह खाना 2 थालियों में परोसा और एक थाली लेकर गेंदा चाची के पास गई, जो लगभग बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उन्हें तो शारदा ने झकझोरा और उठाया और बोली, उठो चाची, उठो, देखो मैं खाना ले आई हूँ। गेंदा चाची उठी और खाने को देखकर वह उस पर झपट पड़ी और पूरी थाली को साफ कर दिया। गेंदा चाची शारदा से बोली, जुग जुग जियो बेटी, तुमने मेरी जान बचा ली। दूसरी तरफ शारदा के बच्चे दूसरी थाली पर टूट पड़े थे। खाना खाकर अब उनकी जान में जान आई थी। अब गेंदा चाची ने शारदा से पूछा, इतना सारा खाना तुम्हें दिया किसने? शारदा रोते हुए बोली, चाची, मैंने जिंदगी में पहली बार चोरी की है। इसका मुझे बहुत पछतावा है, लेकिन मैं क्या करती, इसके सिवा तो मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। डॉक्टर साहनी ने खिड़की से सारा नजारा देखा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्हें खुद पर पछतावा हुआ कि उन्होंने शारदा पर शक किया। वह मन ही मन सोचने लगे, इंसान की मजबूरी क्या क्या नहीं कराती। फिर वे झोपड़ी के अंदर गए और शारदा से कहा, बहन, माफ करना, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। मैंने तुम्हें झोला ले जाते हुए देखा था। आज से तुम सब लोग हमारे साथ चलकर रहोगे, क्योंकि हमारे तो वैसे भी बच्चे नहीं हैं। मैं इन बच्चों को अच्छा जीवन दूंगा, और वैसे भी मेरे यहां कोई बुजुर्ग नहीं है। गेंदा चाची मेरे घर में रहेंगी तो मां की कमी नहीं खलेगी। इस तरह से अब शारदा के जीवन में फिर से खुशियां लौट आईं।